हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने FRO ACF लॉगिंग अधिकारी का एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पद हैं। बहुत सारे पद तो नहीं है, बट ठीक ठाक हैं। काफ़ी समय बाद आया था तो उम्मीद थी कि और ज़्यादा पद होंगे, बट उतने पद नहीं है। फिर भी आपको तो एक ही पद चाहिए, तो ज़्यादा पदों की संख्या पर ना जाते हुए हम लोग बात करेंगे कि ये जो FRO ACF का पेपर होता है किस प्रकार का पेपर आता है, क्या लेवल रहता है पेपर का, पिछले सालों में जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, कौन से सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, कौन से सेक्शन से कम प्रश्न पूछता है, आदि आदि चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, तो नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि इसके नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है केवल साइंस वाले ही इसको दे सकते हैं। तो इसका मतलब है थोड़ा सा कंपटीशन आपका कम हो गया। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ की कट ऑफ देखेंगे हम लोग पिछले सालों की, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम गई है। कंपैरेटिवली मतलब अगर लोअर के साथ हम कंपेयर करें तो लोअर की पिछली बार की कट ऑफ थी 105 थी, और इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो केवल 89 मार्क्स गई थी। 89.25 मार्क्स गई थी। यानी कि आप देखो तो स्पष्ट रूप से लगभग 16 नंबर का इसमें अंतर गया है, और ये हर कैटेगरी में इस प्रकार से 16 नंबर का अंतर गया था। तो कारण क्या था इसका? कारण इसके दो हैं। पहला, एक तो पेपर का लेवल आप देखोगे थोड़ा सा हार्ड पेपर आता है। अगर कंपैरिजन हम करें तो पिछली बार का पेपर लगभग मॉडरेट टाइप का था, और कुछ कुछ प्रश्न थोड़ा हार्ड टाइप के थे। हल्के प्रश्नों की संख्या कम थी। ठीक, तो इस कारण से कट ऑफ आपकी ज़्यादा चली गई। दूसरी चीज़ क्या थी कि इसमें केवल साइंस वाले भर सकते हैं, तो इस कारण से आपका कंपटीशन भी कम था। तो ये भी एक कारण था, इसकी वजह से कट ऑफ कम गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। तो पहला, जनरल बॉयज़ की 89.25 गई थी। इसके अलावा जो महिलाएं थी, महिलाओं की बहुत कम गई थी। जो जनरल महिलाएं थी उनकी गई थी 77.75 मार्क्स। तो जनरल महिलाएं यानी कि जो उत्तराखंड फीमेल हैं, ठीक है, जो यूएफ हैं, उनकी 77.75 मार्क्स गई थी, यानी काफ़ी कम है। उसके अलावा एससी की देखेंगे तो एससी की काफ़ी ज़्यादा थी। एससी की लगभग लगभग 79 के आसपास थी। 79.50 एससी मेल की थी। एससी मेल की जो थी आपके 79.50 थी। एससी फीमेल की बात करें तो बहुत कम थी। एससी फीमेल की 66 मार्क्स की थी, यानी कि बहुत कम है। अगर आप एससी फीमेल हैं तो थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छे इसमें कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं ओबीसी की। देखते हैं तो ओबीसी में कोई खास आपको फायदा ओबीसी वालों को नहीं था। ओबीसी में आपके कितने थे? वही मार्क्स थे जो आपके 89.25 हैं, वही 89.25 आपके ओबीसी वालों के भी थे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस मेल को कोई फायदा नहीं हुआ था, उनके भी 89.25 थे। तो ईडब्ल्यूएस मेल को भी कोई फायदा इसमें नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एसटी की बात करते हैं। तो एसटी की देखेंगे तो बहुत ही सरप्राइजिंगली एसटी की कम चली गई थी। अदरवाइज हम देखते हैं कि एसटी की थोड़ा ज़्यादा रहती है, बट यहाँ पे एसटी की बहुत कम थी। 73 मार्क्स एसटी की गई थी। एसटी मेल जो थे ये 73 मार्क्स में जाकर रुक गए थे। वहीं हम लोग बात करें फीमेल की तो फीमेल 66 मार्क्स में रुकी थी एसटी वाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपकी 50 नंबर की मैथमेटिक्स रहेगी। उसके बाद भी आप देख रहे हो कि जो मेरिट गई है वो कितनी गई है? लगभग 90 नंबर के आसपास गई है। ठीक, तो इसका मतलब है पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है। अदरवाइज में आप देखोगे कि मैथ्स वाले भी होंगे, कई सारे वाले बीटेक वाले भी होंगे, तो फिर भी उन्होंने अगर 50 में से, कई ऐसे भी उन्होंने 50 में से 40 मार दिए होंगे, तब भी 90 मार्क्स गई है। तो इसका मतलब पेपर का लेवल ठीक ठाक रहता है। ठीक, तो आप देखेंगे थोड़ा सा हम लोगों ने कट ऑफ देख ली तो एक आइडिया आ गया कि पिछली बार 90 थी, तो हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करके 95 या 100 के आसपास जनरल में मानेंगे कि इतने का आप लोग टारगेट रखिएगा। 95 100 के आसपास का टारगेट रखना। भले ही पेपर इस बार टफ रहेगा, फिर भी हम जो उच्चतम सीमा है उसको मानकर चलेंगे, निम्नतम सीमा को नहीं मानेंगे। तो हम 95 से 100 के आसपास का टारगेट इसमें रखेंगे अपना। अब देखते हैं थोड़ा सा पेपर किस प्रकार का आया था। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो मैं आपका जो ये पेपर है इसको हिंदी में बताऊंगा, और इसको जब मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा तो वहाँ पे दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। पहले पॉलिटी वाले खंड से प्रश्न आए हुए हैं। राज्यसभा के सदस्य के चुने जाने की जो अवधि होती है वो कितने समय के लिए राज्यसभा सदस्य चुना जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न था। तो पहला प्रश्न देख के सबकी बाँछें खिल गई। 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 326, यानी कि डी इसका सही आंसर है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका सही आंसर। तीसरे का ए है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? 29। ठीक है, तो पूरी पॉलिटी कहां से दिख रही है? लुसेंट से दिख रही है। पांचवा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं और लोक सेवा आयोग की जो है राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य का उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? राज्य की नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 51 तो उसमें बताया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो इसके लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, इम्पीचमेंट जब आता है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार आप लोग सजाइए। तो इसका सही आंसर है 3, 4, 1, 2, 3 है, 4 है, 1 है और 2 है। ठीक है, यानी कि पहले क्या था? बलवंत राय मेहता समिति थी, फिर अशोक मेहता समिति थी, फिर आपकी GV राव समिति थी और उसके बाद LM सिंघवी समिति थी। तो इसको हम लोग देख लेंगे, यानी कि 8वें वाले का सही आंसर आपका सी बैठता है। आगे देखते हैं। 9वां है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 90 का सही आंसर है डी, 213 करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, उसमें शायद जो राष्ट्रपति है उसका 123 है। 10वां, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? ये क्या 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अगर आप ये पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स तो उसमें शुरू में ही है, 14वें वाले में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन जो है, जिसमें पहले 21 साल थी वो 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, यूपीएससी ने भी इसको पूछा है। 1989 में ये हुआ था। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर, राजस्थान में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की संरचना की गई थी? इसका सही आंसर है ए, फजल अली आयोग 1953 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना, यानी कि अपने GDP की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उस समय ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है 21.54। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जब आप जाहिर सी बात है FRO का एग्जाम दोगे तो इसमें जो आपकी वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट को थोड़ा सा आप पढ़कर जाना। इस बार की जो नई वाली है SFR की, उसको पढ़कर जाना। 18वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? मतलब कहां पर आपकी SC जो है वो नहीं पाए जाते हैं, SC आपके नहीं मिलते हैं, कहां पर है? इसका आयोग ने जो आंसर दिया था वो दिया था बी और सी, यानी कि आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था बाद में, तो इसको हटाया गया था इस क्वेश्चन को। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है, जाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा जन्म दर होगी और जब आपकी मृत्यु दर कम होगी तब क्या होगा? आपका डेथ रेट कम होगा, लेकिन बर्थ रेट क्या है? बहुत ज़्यादा होगा, तो आपकी ज़्यादा होगी पॉपुलेशन। भारत की समुद्र तटरेखा की कुल कितनी लंबाई है? समुद्र तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, यानी 7516.6, तो ये सबसे सही है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया है, झरिया झारखंड में है। ठीक है, अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही आंसर है नोएडा में इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? सभी को पता होगा, काका कालेलकर साहब थे। आगे देखते हैं। नजला बार्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो यहाँ पे पहली लग गया, तो जितने भी ऐसे टर्म हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति कहीं की बनी हो, पहली प्रधानमंत्री बनी हो, या भारत में कुछ पहली बनी हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। आप जब स्पीडी खोलोगे तो स्पीडी में एक वो दिया हुआ है, एक पेज है जहाँ पर कुछ सारी महिलाओं का ही दिया होता है, तो वहाँ से 1-2 प्रश्न हर बार फंसते हैं, पढ़ लेना उसको। इसका सही आंसर ट्यूनीशिया था उस समय।
पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल को किस अवार्ड से नवाजा गया है? थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछा है, इसका सही आंसर है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना ने की है। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलिपानिया 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है जापान में की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंक है? ये सारे रैंक पढ़ लेना, ये हर बार पूछी जाती है। तो इसका सही आंसर है 46, यानी कि सी सही है। फसाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा था? इसका सही आंसर है गुजरात रहा था उस समय। ई वेस्ट से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका सही है ई सोर्स, ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एफआई इंडेक्स किससे संबंधित है? तो इसका है फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है, यानी कि आपका वित्तीय समावेशिता, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना? भुवनेश्वर बना था उस समय। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो 33 का सही है सोन चिरैया। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन तंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी 1978 में। यानी कि आपने क्या करना है, ये EIA को पढ़ना है, बाकी मत पढ़ना कि EIA कब लागू किया गया था ना। कई बार क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं बच्चे, इतना खतरनाक क्वेश्चन है नहीं जितना दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही है नकुल चोपड़ा को किया गया था, बी सही है। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो इसका है SCL ने किया है। ठीक है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, SCL मतलब डी सही है इसका। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसे किया गया था सत्य नडेला को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये थोड़ा सा इसका शुरुआत की जो आंसर की आई थी उसमें आंध्र प्रदेश माना गया था, बट बाद में इसको शायद हटा दिया गया था क्योंकि इसका सही आंसर था तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इसका सही आंसर था, तो इसका आंसर उसको हटा दिया गया था। भारत रत्न सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन है? आप सब जानते हैं, ये हैं आपके गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे थे। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? 1949 को, 1 अगस्त को। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था? 2009 में। गणिका नाटक किसने लिखा था? मोला राम का लिखा गया नाटक है। अवतार सिंह पंवार क्या हैं? ये एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? बहुत आसान था, अगर नहीं भी पता होता तब भी अंदाजा मारते, तो 1948 में ही हुए थे। ठीक है, यानी कि सुमन जी के बाद हुए थे, 1944 में सुमन जी थे, तो 1948 में ये हुए थे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को किया गया है। आप जानते हैं यहाँ पे जलवायु संबंधित बहुत सारे जो सम्मेलन होते हैं वो होते हैं, तो कोपेनहेगन आपने सुना नाम होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? गंगा को दिया था। पुरोला में उत्खनन यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वन से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो ये तांबे से का सिक्का पूछा है। ठीक है, तांबे का सिक्का। आप जानते हो कि उत्तराखंड में अधिकतर सिक्के कौन से वंश के प्राप्त हुए हैं? कुलिंद के ही प्राप्त हुए। तो पुरोला से कुलिंद वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? आपको पता है कालसी का है। कालसी लगभग अशोक के समय का है, तो सबसे पुराना राजा अशोक ही था यहाँ पे। उत्तराखंड के जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यह है आपका चमोली का। मेरे ख्याल में इसका वह है 8030 इसका 8030 जो है क्षेत्रफल है। थोड़ा सा रुकिएगा, ये अब पेन अटक गई यहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया है? अगर ये पिक्चर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, यूट्यूब में अवेलेबल है। इसका किया था आपका गोरसन पैस्केलेविच ने किया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किस अटक ही गया है, रुकिएगा 1 मिनट। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में विकास खंड आपके टोटल हैं 95 विकास खंड है, 95 है। ए सही है इसका, बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? ललित उपाध्याय नहीं है, ललित उपाध्याय आपके यूपी से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु बना हुआ है? तो ये गोविंद बना हुआ है। आप जानते हो कि गोविंद कहाँ पे है, ये है आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, इसको डिलीट ही मार देते हैं पूरा, आगे बढ़ते हैं। हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? हेली नेशनल पार्क 1936 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? रूपकुंड में। उत्तराखंड में वनराजी कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके पिथौरागढ़ में। ब्रह्मांड किस वर्ष नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा था? 2016 का। ब्रह्मांड से 2 क्वेश्चन आए आपके, एक था यूनेस्को में कब शामिल हुआ, दूसरा झांकी कब आई थी इसकी। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री है आपका, मेरे ख्याल में 3x4 है शायद, ऐसे कुछ है, देखिएगा एक बार, 30x4। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ये उत्तरकाशी में है। निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? गिरिजादत्त नैथानी थे। जब यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था तो उसने लिखा था कि ये एक तीर से 3 शिकार, और इस टाइप से कुछ एक पंक्ति है बड़ी फेमस, देखिएगा उसमें लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में परीक्षावाणी में भी दिया है और BS नेगी में भी दिया है। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर है। ये है आपका रुद्रप्रयाग में। होली हिमालय के कौन थे? होली हिमालय जो थी आपकी सरमन ओकले ने लिखी है होली हिमालय। कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? 1790 तक राज किया था यहाँ पे, महेंद्र चंद्र ने किया था। उसके बाद महेंद्र चंद्र को हटाकर गोरखे आ गए थे। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अजय पाल को मानते हैं क्योंकि ये नाथ संप्रदाय को मानने वाला था। नाथ संप्रदाय का इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नाथ संप्रदाय से। देहरादून किस वर्ष रेलगाड़ी से जुड़ा था? इसका सही आंसर आयोग ने दिया है सन 1900। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये भिलंगाना निकलती है खतलिंग से। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? लोकरत्न पंत गुमानी है, ठीक है। काशीपुर में रहते थे, काशीपुर दरबार में थे। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं, ये बहुत बड़े इतिहासकार थे। इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को लिखा है 8 भागों में या 9 भागों में इनका पूरा उत्तराखंड का इतिहास लिखा गया है। 1962 में इन्होंने PhD कर ली थी। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी दूसरी कौन सी है? कामेट सबसे ऊंची है, ठीक है। तो शुरू की 3 याद कर लीजिएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 7756 मीटर की ऊंचाई पर है। किस जंतु में 3 हृदय वाला नीला रक्त पाया जाता है? ऑक्टोपस में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी। आगे, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? बहुत पुराना सा है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है हंसाने वाली गैस। निम्नलिखित में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? दाब यानी कि दाब मतलब हो गया प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है P इक्वल टू होता है F/A, यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल कौन सा है? बल अपॉन क्षेत्रफल, ये रहा आपका बी सही है। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? इन सभी में करता है। चालक का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट क्या होता है? किसी तार के अंदर कितनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसको जो चीज़ रोकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट कहते हैं। यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी के बहने को जब रोकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंट। अनावर्ती बीजी का सबसे विकसित गण कौन सा है? निटेल्स। अनावर्ती, आवर्ती मतलब होते हैं मेरे ख्याल में 2 होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो ये है जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का एक गण है आपका निटेल्स। तो जब भी साइंस पढ़ोगे तो थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेना, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है हिंदी में पढ़ना। बीज विकसित होता है तो ये किससे होता है? ये होता है आपके ओव्यूल से होता है, सी मेरे ख्याल में, ठीक है। मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसके कारण होती है? ये होती है विटामिन के के कारण होती है। रक्तस्राव की बीमारी किसके कारण होती है? विटामिन के की होती है। फिलोक्विनोन होती है, फिलोक्विनोन नाम है विटामिन के का। दुग्ध आंशिक निर्जीवीकरण होता है, ये पाश्चराइजेशन के थ्रू होता है। पाश्चराइजेशन का टेम्परेचर होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं मियोसिस। किस अवस्था में काइजमेटा का निर्माण करता है? तो ये कहता है प्रोफेज में करता है। मियोसिस, मियोसिस और दूसरे का नाम क्या है? माइटोसिस और मियोसिस, सॉरी, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मतलब होता है सूत्री विभाजन और मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये पढ़ लेना क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं इसमें। जो लूसेंट के लास्ट में दिया वो सारा साइंस पढ़ लेना एक बार। इम्यूनोग्लोबिन की प्रकृति क्या होती है? अगर थोड़ा सा आपने बायोकेमिस्ट्री कभी पढ़ी होगी या वैसे भी कभी रटा वटा होगा तो आपको पता चल जाए कि इसमें इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन मतलब क्या है? प्रोटीन है। इम्यूनो मतलब जो इम्यूनिटीज के काम आता है, ऐसे प्रोटीन को इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। कौन सी प्राथमिक मेमोरी होती है? रैम आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है। म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस ये होती है आपकी कवक से। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा, बॉटनी वॉटनी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कवक है, नाम आपने सुना होगा वहाँ पे, ठीक है।
फंगस होता है। आगे बढ़ते हैं। हाफ बाइट कहलाती है, हाफ बाइट कहलाती है आपके निब्बल कहलाती है। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? तो कौन सी है चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक? CLTE है। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? एरन अभिलेख से मिला है। भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से गुप्त, ये आपको मिलेगा, लूसेंट पे दिया हुआ है। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है जिमुतवाहन का मिलता है। गौडो फडणवीस किस राजवंश का शासक था? पहलव वंश का शासक था। पंजाब में कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा राम सिंह ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी? ये की थी आपके 1920 में हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? कभी भी आगरा वागरा का जिक्र हो तो एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है आपका अकबर। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? दबीर। आयोग ने इसका दबीर सही आंसर माना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? बहुत टफ क्वेश्चन है। कब पहले तो ज्वाइन कब की थी वही पता नहीं हुआ कई लोग को, फिर हटाया कब गया था, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन आपके थोड़ा इसमें टफ पूछे गए हैं। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? टफ क्वेश्चन फिर से एक बार है, क्योंकि धर्मत का युद्ध बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ कि धर्मत का पहले तो ये था कि किन दो के बीच में हुआ, फिर कब हुआ, ये बहुत एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी। 1658 में हुआ था। दो लोग थे, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। दारा शिकोह इसमें हार गया था, औरंगजेब जीत गया था। उसके बाद फिर औरंगजेब को राजा बना दिया गया। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रीडिंग है। किस ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी के द्वारा की गई थी? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। बहुत टफ क्वेश्चन क्यों हो गया? इसमें रामचरितम है, ठीक है। लोग इसको, कईयों ने इसको रामचरितमानस समझ लिया क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास का है, तो इसको नहीं किया, बट ये रामचरितम है। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? देश मित्रम लग गया तो इसका मतलब देश मित्रम ही होता होगा। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? मेरे ख्याल में एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर पेपर का अगर एनालिसिस हम करते हैं तो पेपर में ठीक ठाक टाइप का पूछी गई है। खासकर जीएस की मैं बात करूं तो जीएस बहुत आसान जीएस नहीं थी, जीएस ठीक ठाक पूछी है। अब जीएस में आप देखिए, साइंस है, ठीक है। साइंस में जो पोर्शन आपका फिजिक्स का पूछा वो बायोलॉजी वालों के लिए टफ है, जो बायोलॉजी का पूछा था वो फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स वालों के लिए टफ था। तो साइंस आपकी मॉडरेट टाइप की साइंस पूछी गई है। आपकी जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी आपकी ये भी मॉडरेट है। यूके जो है उसको हम इजी टू मॉडरेट कह देंगे। आपका जो हिस्ट्री है ये आपका मॉडरेट टू टफ की तरफ है। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी हैं, कुछ क्वेश्चन इसके ठीक थे। तो कुल मिलाकर इसमें आपकी गई थी 90 मार्क्स गई थी। तो इस बार हम लोगों ने 95 का बनाना है प्लान। अब कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसको थोड़ा सा नई वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मेरे ख्याल में ऑलरेडी 22 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी लंबा टाइम निकल गया। तो एक नई वीडियो में इस सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। जो भी आपके मन में सवाल हो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।